तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, उनके डोमेन, रेंज और किस कंडीशन में फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन के डोमेन और रेंज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो 1 और ऑन टू हो जाए। नहीं तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है, और जब तक वो 1 ऑन टू नहीं होगा तब तक आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन ले रहे हैं y = sin x। ये sin x जो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आप जानते होंगे कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, देखिए आप पहले ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे जब ग्राफ वगैरह ड्रा करना हो। देखिए, जब आप जो है ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का, तो इस केस में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सा नेगेटिव होगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है ग्राफ बनाया जाता है। तो आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखा करिए, देखिए जब भी हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उस केस में हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू हम लोग एंगल का लेते हैं। अगर हमने क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट किया तो एंगल की वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो हमेशा एंगल का मेजरमेंट जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन से होता है। तो यहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट किए तो एंगल सबसे पहले क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री होगा। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, तो जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आकर के एंगल आपका हो जाता है 90 डिग्री। इसके बाद अगर आप जो है एंगल को और इंक्रीज़ करते हो तो देखो 90 से यहाँ पहुँच करके 180 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आकर के 270 और इस लाइन पर फिर से आकर के 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक हम लोग रोटेशन कर लेते हैं तो एंगल हमारा हो जाता है 360 डिग्री। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक -90, फिर -180, -270 और फिर ये हो जाएगा -360। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360। अगर हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये एंगल देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0 to -90, मतलब 0 to -90 फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकेंड, ये हो गया क्वाड्रेंट थर्ड और ये हो गया क्वाड्रेंट फोर्थ। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस केस में देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होगा 0 to -90, थर्ड क्वाड्रेंट में -90 to -180, सेकेंड क्वाड्रेंट में -180 to -270 और फिर फोर्थ ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें -270 to -360 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप एंगल का सही वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो अब हम लोग आते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, देखिए ये ASTC, इसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो A आपको लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S लिखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, T लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में और C लिखना है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हो गया A से क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल्स के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, सबकी वैल्यू जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर S का मतलब हो गया साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेक होता है। तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, रेस्ट जो है सभी नेगेटिव वैल्यू आएगी।
टी का मतलब 10 और कॉट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे एंगल होंगे उनके लिए 10 की वैल्यू पॉजिटिव, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव और अदर जितने भी होंगे सबकी नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आओगे तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रेस्ट जितने भी हमारे एंगल्स हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। फिर हम लोग जैसे जैसे साइन के एंगल को इंक्रीज़ करते जाते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। साइन 90 की वैल्यू हो जाती है +1 और उसके बाद हम 90 से एंगल को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो साइन की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और 180 पर आकर के साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर जब हम 180 से एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में आप देख रहे हो कि 10 और कॉट केवल पॉजिटिव है और रेस्ट जो है निगेटिव है। इसके अलावा जो है अदर अगर आप लेते हो, जैसे 10 और कॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और कोसेक क्या हो गया यहाँ पर, साइन और कोसेक आपका हो गया पॉजिटिव हो गया, तो साइन निगेटिव, तो साइन और कोसेक दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो जैसे ही हम 180 डिग्री एंगल को क्रॉस किए, तो 180 क्रॉस करने का मतलब हम 180 और 270 के बीच मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे 10 की वैल्यू क्या, ये साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे साइन की वैल्यू जो है निगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी और साइन 270 पर इसकी वैल्यू हो जाती है -1। और उसके बाद देखिए जब आप 270 से जब आप 360 की तरफ जाओगे तो अभी भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो वैल्यू अभी भी निगेटिव होगी। लेकिन अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जिस तरीके से देखिए यहाँ वैल्यू इंक्रीज होकर के डिक्रीज हुई थी, सेम उसी तरह से यहाँ अब डिक्रीज होना शुरू होगा और 360 पर आकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, जैसे अगर हम मान लीजिए इस डायरेक्शन में आते हैं, तो इधर आने का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड में आप आ रहे हो, तो यहाँ जितने भी एंगल्स हम लोग लेंगे सभी एंगल हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो एंगल निगेटिव होने का मतलब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब आप ऐसे चल रहे हो, देखो 0 से -90 के बीच में अगर आप आए तो 0 से -90 के बीच में आप क्वाड्रेंट फोर्थ में है और क्वाड्रेंट फोर्थ में जो है साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और जैसे जैसे आप जो है एंगल को इंक्रीज़ करोगे साइन की वैल्यू देखिए निगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी और साइन -90 पर साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे -90 के बाद -180 तक आ रहे हैं। तो -90 से -180 है, तो अभी भी हम देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर अभी भी साइन क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हुई थी उसी तरह से निगेटिव में वैल्यू अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होकर के -180 पर जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 270 पर जो है फिर +1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आप आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पर देखिए +1 हो गया 270 पर, -270 पर और इसके बाद जब आप -360 पर आए तो इसकी वैल्यू फिर से 0 होगी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, अब इसके आगे आप सोचेंगे कि अब इसके आगे ग्राफ क्या होगा, तो इसके आगे ग्राफ सेम इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। देखिए जैसे इस तरह से आपने बना लिया तो ये देखिए इस तरीके से ग्राफ फिर ऐसे रिपीट होगा, उसी तरह से इधर भी ऐसे चलेगा। तो जिस इंटरवल के बाद किसी भी फंक्शन को अगर आप लेते हो तो जिस इंटरवल के बाद उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है उस इंटरवल को हम लोग उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं और ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक डिफिनिट इंटरवल के बाद रिपीट होती है उस फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं और जिस इंटरवल के बाद रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ देखिए साइन फंक्शन का सबसे पहले बात करेंगे डोमेन क्या हुआ। देखिए साइन फंक्शन का डोमेन हो गया देखिए साइन की वैल्यू x का आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती। अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड का मतलब हो गया 0/0 या 1/0 या रूट के अंदर निगेटिव, ऐसी वैल्यू अगर आती है तो इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि क्या साइन का आपने कभी टेबल देखा है तो उसमें साइन की कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, मतलब क्या अपॉन में 0 आता है या क्या रूट के अंदर -1 आता है, तो आप कहेंगे नहीं।
तो इसका मतलब हो गया कि साइन फंक्शन x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो जाता है। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल वैल्यूज़। और रेंज की अगर आप बात करेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा आपका -1 to +1। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, अच्छा इसका पीरियड क्या हो गया, ये सब देखिए याद रखना होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जो है इन सब पीरियोडिक फंक्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका पीरियड हो गया 2π, क्योंकि देखो 360 के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। 2π मीन्स यही है 360 डिग्री। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है साइन फंक्शन में। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये फंक्शन को किस तरह से 1 1 और ऑन टू बनाया जाए। देखिए 1 1 ऑन टू बनाने का मतलब ये हो गया कि अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे एंगल मिलेंगे जिसके लिए साइन की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखिए जैसे 90 पर देखिए साइन की वैल्यू +1 है, तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एक और एंगल इस साइड अब आपको मिल रहा है। देखिए -270 पर भी इसकी वैल्यू +1 है। तो देखो x के दो वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू सेम हो गई। तो ये फंक्शन 1 1 ना हो करके मेनी 1 हो गया। अब 1 1 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका एक केवल मतलब ऐसा इंटरवल इसके डोमेन का डिसाइड करना होगा जिस इंटरवल में कोई भी दो एंगल ऐसे ना मिलें जिसके लिए साइन की वैल्यू सेम हो जाए। तो भाई सीधी बात है, आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम एंगल को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लें तो कभी भी दो ऐसे एंगल नहीं होंगे जिनके लिए साइन की वैल्यू सेम होगी। तो इसको जो है 1 1 ऑन टू बनाने के लिए फॉर 1 1 एंड ऑन टू डोमेन हो गया इसका -π/2 to +π/2 और रेंज इसका रहेगा -1 to +1, क्योंकि इसकी देखिए वैल्यू भी सेम यही आ रही है। इसको रेंज ना बोल के आप कोडोमेन कर दीजिए, कोडोमेन। तो डोमेन इसका होना चाहिए -π/2 से +π/2 और कोडोमेन होना चाहिए -1 से +1। तो साइन फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो जब भी आपको साइन फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो डोमेन ये होना चाहिए और कोडोमेन ये होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या ये फिक्स है कि यही डोमेन होना है? देखिए रेंज तो फिक्स है, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते, लेकिन डोमेन में और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप कहेंगे क्या, देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी तरह से देखिए यहाँ भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम जो है इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ले लें, मतलब अगर हम ले लें π/2 से लेकर के और 3π/2 तक, तो इस इंटरवल में भी साइन की वैल्यू जो है दो ऐसे एंगल नहीं मिलेंगे जिसके लिए साइन की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे डोमेन इस तरह से हम लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं जिसमें फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस फंक्शन पे आइए। y = cos x। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो कॉस में भी आप जानते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू इसकी भी होती है -1। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वहाँ पर तो भाई आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं आना है। अब यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट करिए। देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू आप जानते हो +1 होता है। तो ये ग्राफ की स्टार्टिंग देखिए cos की यहाँ से होगी 0 पर +1। अब आप 90 पे अगर आप आते हो तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। अब आप जैसे ही 90 को क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हो 180 तक, तो आप चले जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है लेकिन कॉस क्या है, माइनस है। तो कॉस माइनस होने का मतलब ये हो गया कि कॉस 180 की वैल्यू होगी -1। फिर 270 पर जब आप आ जाओगे
तो 270 पर कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और इसके बाद जब आप 360 पर जाओगे तो कॉस की वैल्यू फिर से हो जाएगी +1। सेम इसी तरह से आप नेगेटिव साइड में भी जा सकते हैं। -90, -180, -270 और इसके बाद है आपका -360। तो इसमें देखिए आपके cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0, फिर cos 180 की वैल्यू देखिए -1 हो गई। तो ये ग्राफ देखिए ऐसे आता है, 270 पर 0 और 360 पर देखिए +1। तो ये cos की वैल्यू देखिए 0 से लेकर के 360 के बीच में इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनता है। और देखिए साइन का कैसे बन रहा था, साइन का देखिए 0 से 360 के बीच में ऐसे बन रहा था। अब इसमें देखिए एक खास बात देखिए, 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 0 से 90 के ठीक बीच में 45 भी आएगा। एक चीज़ बहुत काम का है जो आपको याद रखना चाहिए, 0 से लेकर के 45 तक। अब इसमें अगर आप देखें तो 45 यहाँ आएगा। तो 0 से 45 के बीच में जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते हो तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जबकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन आप ध्यान दें 0 से 45 के बीच में जो ये साइन की वैल्यू आती है वो वैल्यू कॉस वाले वैल्यू से कम होती है। देखिए कॉस की स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है, तो इसलिए 0 से 45 के बीच में ऑलवेज साइन x लेस देन कॉस x, बिटवीन 0 to 45 ऑलवेज कॉस x ग्रेटर देन साइन x। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, बहुत काम आता है मॉड वगैरह निकालने में। इसी तरह से जब हम इस साइड आएंगे तो इसकी वैल्यू देखिए इस तरीके से आएगी, cos 90 पर इसकी वैल्यू हो गई 0 और फिर -180 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, -270 पर cos की वैल्यू हो गई 0 और -360 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ये ऐसे, तो ये इसका ग्राफ बनता है। तो ये cos x फंक्शन में भी अगर आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये इंटरवल है, इसी के बाद देखिए फिर से ये रिपीट कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से देखिए फिर यहाँ आ गया। तो ये जो है इसका पीरियड हो गया। मतलब क्या हुआ, इसका भी रेंज डोमेन जो हो गया, cos x फंक्शन का डोमेन आपका हो गया ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि cos की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही हो। तो डोमेन में तो ऑल रियल नंबर आ गए। रेंज की अगर आप बात करिए तो रेंज इसका हो गया फिर वही -1 to +1, और पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड हो गया 2π। और इसको भी अगर 1/2 बनाना है तो इसका डोमेन हो जाना चाहिए, ऐसे दो क्वाड्रेंट ढूंढिए जिसमें कि एक क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस आती हो, दूसरे में माइनस आती हो। तो आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव ही है, लेकिन जब आप सेकेंड में जाओगे तो यहाँ पर cos निगेटिव हो जा रहा है। तो इसका डोमेन आपको ले लेना है 0 to π, और रेंज मतलब को डोमेन इसका ले लेना है -1 to +1। तो ये अपने आप आपका 1/2 हो जाएगा। तो जब भी आपको cos फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो डोमेन आपको ये लेना है, को डोमेन ये लेना है। अगर आप चाहें तो अदर और भी डोमेन आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे cos देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी ले सकते हैं 180 to 360, इसमें भी 1 बना रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग tan x पर। देखिए tan x फंक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये tan को कैसे डिफाइंड किया गया है, sin x अपॉन cos x।
तो देखिए जब भी कोई फंक्शन जो है दो फंक्शन के कोशेंट के फॉर्म में आ जाए तो अलर्ट हो जाना चाहिए डोमेन डिसाइड करते समय। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इसका अगर जीरो हुआ तो ये तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो कॉस एक्स की वैल्यू अब ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भैया कहाँ कहाँ जीरो हो रही है। तो कॉस की वैल्यू देखो 90 पर जीरो हो रहा है, 270 पर जीरो हो रहा है। इसी तरह से इधर और भी बहुत सारे एंगल आएंगे। देखो ये π/2 है, ये 3π/2 है, फिर 5π/2 ऐसे करके आएगा। उस साइड अगर आप जाओगे तो -π/2 -3π/2 ऐसे करके एंगल आएंगे, जिसके लिए कॉस की वैल्यू क्या हो रही होगी? जीरो हो रही होगी। तो इसमें जो है आपको ये लिखना पड़ेगा कि cos x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर cos x जीरो हो गया तो ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन फिर कैसे डिसाइड करोगे? तो इसका देखो डोमेन हो जाएगा जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में से उन एंगल्स को हटा दो जो π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, अभी हमने क्या बोला, π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब। तो ये 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब रियल नंबर में से उस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, उन नंबर्स को हटा दो जिन नंबर्स की जो वैल्यू है वो π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो डोमेन इसका 10x फंक्शन का डोमेन देखिए ये हो जाएगा। और रेंज इसका, तो ज़रा इसका ग्राफ बना करके देखा जाए। तो रेंज में अब आप ध्यान से देखो कि वो कौन कौन से एंगल थे जिसके लिए 10 की वैल्यू क्या हो गई थी? अनडिफाइंड हो गई थी। तो 10 की वैल्यू अनडिफाइंड देखिए कहाँ हो रही थी? अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर कॉस की वैल्यू जीरो हो रही थी, मतलब π/2, 3π/2 ये सब पर अनडिफाइंड हो रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब हम लोग 1/0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो वो सारे एंगल जहाँ जहाँ पर 10 की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है वहाँ पर आप एक लाइन ड्रा करते जाओ। देखो जैसे ये 90 हो गया, फिर इसके बाद हमने 180 ले ली, इधर हो जाएगा -90, फिर ये हो जाएगा -180। अब देखो 90 पर आपने एक लाइन ड्रा कर दी, तो 10, 90 पर देखिए हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक। फिर उसके बाद 270 पर भी हमको एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। 180 हो गया, फिर ये हो गया आपका 270 और फिर 360। तो 270 पर भी अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ भी एक लाइन ड्रा करिए आप। इस तरह से इस साइड आ जाइए, -90, फिर -270, और फिर -360। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम लोग जो है देखिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 0 की वैल्यू मतलब sin 0/cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो 0/1 मतलब 0 हो गया। स्टार्टिंग देखिए इसकी यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो जब आप निकालोगे sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 हो गया। देखिए tan 30 आप निकाल लो, तो tan 30 मतलब sin 30/cos 30। तो sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 और इसकी वैल्यू हो गई √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3। तो tan में क्या होगा कि जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे tan की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू तो sin 90/cos 90 मतलब प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखें ये ग्राफ ऐसे जाएगा, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे वैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है और 90 पर पहुँचते पहुँचते हमारी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। मतलब ग्राफ ऐसे बनाना है कि ये जैसे जा कर के इनफाइनाइट पर टच कर रहा हो। इसी तरह से जब आप इस साइड आओगे
तो अब देखो जैसे आप माइनस में जा रहे हो तो आप आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में आप देख रहे हो कि कॉस और सेक प्लस है, अदर निगेटिव है। तो ये देखिए ग्राफ आपका जो है ये नीचे की तरफ जाएगा। तो tan की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, इसलिए देखिए ये यूँ जा रहा है। ठीक, फिर जब आप क्रॉस करके इस साइड आते हैं, जैसे ही 90 के आगे आप बढ़ोगे तो 90 के आगे जाने का मतलब आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में आप देख रहे हो साइन और कोसेक प्लस है, अदर निगेटिव है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे 90 को क्रॉस करके 180 के बीच में हम आएंगे, ध्यान से देखिएगा 90 और 180 के बीच में आपका जो है tan निगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही 180 को क्रॉस करोगे तो tan फिर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि tan 180 की वैल्यू तो आप यहाँ से पहले देख लो, साइन 180 अपॉन कॉस 180, तो साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो 0 अपॉन -1 मतलब 0 हो गया। तो ये तो 0 हो गया 180 पर। इसके बाद अगर हम 180 से 90 के बीच में अगर हैं तो उस केस में हमारा tan का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसके बीच में हमारे tan की वैल्यू निगेटिव रहेगी, और 180 से 270 के बीच में रहेंगे तो फिर हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में हमारा tan प्लस है। तो यहाँ पर देखें आप, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये देखिए इसे। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर tan की भी कहानी अगर आप देखिए, tan 0 की वैल्यू 0 थी, सेम यही चीज़ देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया। तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट हुआ, 180। तो tan x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है 180। इसी तरह से इधर भी रिपीट होगा। यहाँ भी अगर आप आओगे, देखो -90 से -180 के बीच में अगर आप हैं तो -90 से -180, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो -90 हो गया, -90 से -180 मतलब आप आ गए थर्ड में, और थर्ड में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए फिर ऊपर भागेगा ऐसे, और फिर इस साइड जब आप आओगे -180 से -270, -180 से -270, तो अब देखिए फिर यहाँ निगेटिव हो रहा है। तो अब ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। सेम यही चीज़ ऐसे इधर की तरफ भी रिपीट होगा। तो tan x जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 0 से ऊपर भी पूरा जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इसका रेंज हो गया ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। अब इसको 1/1 कैसे बनाया जाए, तो फॉर 1/1 के लिए डोमेन हमारा हो जाना चाहिए। अब ऐसे दो क्वाड्रेंट ले लो जिसमें कि tan की वैल्यू जो है एक में प्लस आती हो, एक में माइनस। तो यहाँ देखिए tan प्लस है और यहाँ पर tan क्या है, माइनस है। तो आप -π/2 से +π/2 ले लीजिए, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि -π/2 और +π/2 पर tan की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, और रेंज हो गया इसका कोडोमेन कर लीजिए, ये हो गया आपका -∞ टू +∞, ये हो जाएगा। और इसका जो है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड है आपका पाई। ये पीरियड जो है बड़ा काम आता है जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड का बड़ा यूज होता है। तो इस पर आप लोग जो है विशेष ध्यान देंगे। तो अभी जैसे हमने देखिए आपको 3 फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाया है, तो फंक्शन का ग्राफ आप अपने से बनाएं, और बनाने के बाद इसके डोमेन, रेंज और पीरियड ये ज़रूर याद रखें। और इसके बाद फिर ये 1/1 होने के लिए इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखिए कि 1/1 के लिए कोडोमेन जो है वो होगा जो कि फंक्शन का रेंज है। मतलब रेंज को ही कोडोमेन बना दीजिए, क्योंकि आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी होता है जब उसका कोडोमेन किसके इक्वल हो जाता है, रेंज के इक्वल हो जाता है।